नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का टॉपिक पढ़ाया और विकारी शब्दों के अंतर्गत आज हम क्रिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों में जो अंतिम भेद है वो है क्रिया का, और क्रिया को हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से। परीक्षाओं में क्रिया के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं और क्रिया के जितने भी भेद होते हैं उन सभी भेदों को मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपको क्रिया की परिभाषा और कुछ सामान्य बातें बता देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया की परिभाषा में जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यह सामान्य परिभाषा है, लेकिन परीक्षाओं में जो वर्तमान में परिभाषा देखने को मिल रही है वो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार यह डेफिनेशन आ चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। तो याद रखेंगे, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आ सकती है। परिभाषा कैसे आएगी? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे क्रिया। अब दोनों के अर्थ एक ही हैं, पर सरल रूप आप देख सकते हैं। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब कार्य का करना और कार्य का होना दोनों को समझा देता हूँ। सोहन खाना खाता है, तो खाता है ये कार्य का करना है क्योंकि वो कार्य कर रहा है खाना खाने का। मोहन साइकिल चलाता है, तो चलाता है ये कार्य मोहन के द्वारा किया जा रहा है, तो यह है कार्य का करना, चलाता। कार्य का होना, अचानक वर्षा होने लगी, तो ये कार्य का करना नहीं है, ये कार्य का होना है। अचानक तूफान आ गया, तो ये कार्य का होना है, करना नहीं है, पर है दोनों ही क्रिया। तो जब किसी भी शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आपको मैंने समझा दिया। मोहन खाना खाता है, ये कार्य का करना है क्योंकि वो कर रहा है। अचानक वर्षा होने लगी, तो ये कार्य का होना है क्योंकि ये कार्य किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा, ये कार्य का होना है। तो कार्य का करना और होना दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया। अब आपको मैं पहचान बताता हूँ कि आप क्रिया शब्दों को कैसे पहचानेंगे। तो आप ध्यान दें, क्रिया के शब्दों के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादातर ना और ता प्रत्यय जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं आप? क्रिया के अंत में आपको कौन सा प्रत्यय दिखेगा? ना या ता। जैसे खाना, पीना, चलना, ये ना प्रत्यय है। कई बार ता प्रत्यय भी आ सकता है, जैसे खाता, पीता, चलता। तो क्रिया शब्दों की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, क्रिया के शब्दों के अंत में ज़्यादातर ना और ता प्रत्यय जुड़ा रहता है। खाता, पीता, दौड़ता, खेलता, हंसता, रोता, गाता, चलता। इसी प्रकार खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, गाना, चलना, तो ना और ता प्रत्यय सबसे ज़्यादा क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी कार्य का करना और होना पाया जाए। करना, मोहन खाना खाता है, तो ये कार्य का करना। अचानक बिजली चमकने लगी, ये कार्य का होना। ठीक है। क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? ना और ता प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है ज़्यादातर वो क्रिया के होते हैं। तो क्रिया की पहचान होती है ना और ता प्रत्यय से ज़्यादातर। अब एक बार परिभाषा पूछी गई, धातु किसे कहते हैं?
तो आपको बता दें क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो मैं वो भी बता ही देता हूँ आपको, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं पहचान बता देता हूं कि धातु को कैसे पहचानेंगे। अब क्रिया का मूल रूप क्या है यह भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो आप ये बताइए क्रिया क्या है। तो जिस शब्द के अंत में ना या ता जुड़ता है ना ज़्यादातर, वो क्रिया होता है। जैसे चलता, ता प्रत्यय जुड़ा आता ही है, मैंने बता दिया। कई बार ना प्रत्यय भी देखने को मिलेगा, जैसे चलना। ये क्या है? क्रिया के शब्द। अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब मूल रूप कैसे बनाएं? तो क्रिया के अंत में से जब ना और ता प्रत्यय हटा दिया जाता है तो ये बन जाता है क्रिया का मूल रूप, अर्थात धातु। समझ गए होंगे आप? धातु का तात्पर्य किससे है? जब क्रिया के अंत में से ना और ता हटा दें तो वह क्रिया का मूल रूप बच जाता है और उसे ही हम धातु कहते हैं। चलना में धातु बताइए। चल, ये क्या है? ये धातु है। इसी प्रकार चलना या चलता में धातु क्या है? चल। चलना में धातु क्या है? चल। यानी ना और ता प्रत्यय हटा दोगे तो धातु बन जाएगी। देखता शब्द की धातु क्या है? देख। क्रिया के अंत में से ना या ता प्रत्यय हटा दो, जो शब्द बचता है उसे धातु कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? इसी प्रकार हंसना शब्द क्रिया है, तो धातु क्या है? ना प्रत्यय हटा दो, यह बन गया क्रिया का मूल रूप, जिसे हम धातु कहेंगे, हंस। तो मेरे समझाने का सबसे आसान तरीका है कि जब क्रिया के अंत में से आप ना और ता प्रत्यय हटा देंगे तो बचा हुआ शब्द ही धातु है। दौड़ना, तो ना प्रत्यय हटा दो, दौड़, ये शब्द धातु है। और धातु में वापस ना प्रत्यय जोड़ दो तो क्रिया का शब्द बन जाएगा दौड़ना। पढ़ना, ये क्रिया का शब्द है, ना प्रत्यय हटा दो, पढ़, ये हो गया धातु। और धातु के अंत में वापस ना या ता जोड़ दो तो क्रिया बन जाएगा। जैसे पढ़ना, पढ़ता, अब ये धातु नहीं है, ये क्रिया है। अब इसको मूल रूप में बना देंगे तो ता और ना प्रत्यय हटाओ तो बचा हुआ मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। तो ये मैंने आपको समझाया कि क्रिया और धातु में अंतर। क्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंत में ना या ता प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। जिस शब्द के अंत में ना या ता प्रत्यय जुड़ता है वो ज़्यादातर क्रिया के होते हैं, जैसे देखना, हंसना, खाता, पीता। और जब क्रिया शब्दों के अंत में से ना और ता प्रत्यय को हटा दें तो बचा हुआ शब्द धातु बन जाता है। जैसे खेल, हंस, पढ़, चल, ये धातु है, क्योंकि इनके अंत में ना या और ता प्रत्यय नहीं है। जब ना और ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगा, और जब ना और ता प्रत्यय हटा दें तो धातु बन जाएगी। बहुत आसान है। ये समझाया मैंने क्रिया की परिभाषा और धातु। अब हम आते हैं क्रिया के भेदों पर। अलग अलग आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। आपको मैं सभी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, और क्रिया के भेदों में हम देखेंगे कि क्रिया को कितने आधार पर पढ़ा सकते हैं। तो हम सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया, संरचना या रचना के आधार पर क्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया। तो क्रिया को कितने आधार पर हम पढ़ सकते हैं? तो परीक्षा की दृष्टि से 3 आधार बेहद ही उपयोगी हैं। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। तो हम सबसे पहले कर्म के आधार पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से मैं सरलता से आपको समझा सकता हूं, बस आपको अच्छे से देखना है और सुनना है।
तो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म जुड़ा हुआ है उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं है उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। अब कोई भी एक वाक्य हमें दे दिया जाए और उस वाक्य में पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो हम कैसे बताएंगे? तो मैं आपको सबसे अच्छी पहचान बताता हूँ। किसी भी वाक्य के अंत में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सकर्मक का है कि अकर्मक का है। तो मैं पहली पहचान आपको बताता हूँ सकर्मक अकर्मक पहचानने की। तो सबसे पहले मैं आपको नियम नंबर 1 बता देता हूँ, बहुत आसान है। कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इस वाक्य में सकर्मक है या अकर्मक है, तो आप सबसे पहले उस वाक्य में देखेंगे कि क्रिया कहाँ पर आ रही है। उस वाक्य के अंत में ही ज़्यादातर क्रिया मिल जाती है, तो उस वाक्य में क्रिया का पता लगाएंगे और क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करेंगे, क्या जोड़कर। अब आपने क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न किया और प्रश्न में आपका जो उत्तर आया वो दो आधार पर या दो तरीके से आएगा। अगर आपका जो उत्तर आया वह शब्द निर्जीव है तो उसमें आप बताएंगे सकर्मक क्रिया, और आपका जो उत्तर आया वह शब्द है सजीव तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे। आप सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे छोटा तरीका देखेंगे कि कोई भी वाक्य दे दिया जाए तो उसमें क्रिया को ढूंढ लेना, क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करना। उत्तर में आने वाला शब्द सजीव है तो अकर्मक बता देना, और उत्तर में आने वाला शब्द यदि निर्जीव है तो बता देना सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझें। जल में मछलियाँ तैर रही है। अब ये तैर रही है क्या है? क्रिया। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वाक्य में सकर्मक अकर्मक का पता लगाने के लिए आपको क्रिया तक जाना होगा। मुझे पता है तैर रही है क्रिया है, इससे पहले क्या जोड़ के देखता हूँ। क्या तैर रही है? जल में मछलियाँ तैर रही है। क्या तैर रही है? तो उत्तर आया मछलियाँ। अब मछलियाँ शब्द सजीव है या निर्जीव? तो मछली तो सजीव है, तो उत्तर क्या होगा आपका? सजीव उत्तर आया तो अकर्मक क्रिया। पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है। ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको पहचानने का। तो बैठा है क्रिया है, इससे पहले क्या जोड़कर देखो। क्रिया से पहले क्या जोड़कर देखें। अगर उत्तर आया सजीव तो अगर उत्तर आया सजीव तो अकर्मक और उत्तर आया निर्जीव तो सकर्मक। अब देखो पेड़ पर बंदर बैठा है। क्या बैठा है? तो बंदर। बंदर सजीव है तो क्रिया हो गई आपकी अकर्मक। मोहन आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो आम क्या है? यहाँ निर्जीव है तो सकर्मक क्रिया हो गई। सोहन किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब क्या है? निर्जीव है तो क्रिया हो गई आपकी सकर्मक। इसी प्रकार वह चाय पीता है। क्या पीता है? चाय। तो चाय क्या है? निर्जीव है तो क्रिया हो गई आपकी सकर्मक। प्रश्न आया आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। अब पक्षी तो सजीव है तो क्रिया हो गई आपकी अकर्मक। इसी प्रकार प्रश्न आया बिल में सांप है। क्या है? सांप। तो सांप तो सजीव होता है तो उत्तर हो जाएगा अकर्मक। इसी प्रकार प्रश्न आया मोहन
रोटी खाता है। क्या खाता है? रोटी। तो रोटी तो निर्जीव है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक। यानी उत्तर में आने वाला शब्द यदि सजीव हुआ तो उत्तर होगा अकर्मक, और उत्तर में आने वाला शब्द निर्जीव हुआ तो उत्तर होगा सकर्मक। क्या से प्रश्न करें और उत्तर में आने वाला शब्द सजीव है तो अकर्मक क्रिया, निर्जीव है तो सकर्मक क्रिया। एक उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे अच्छे से। वह सब्जी खाता है। तो क्या खाता है? सब्जी। सब्जी क्या है? यहाँ निर्जीव है, तो उत्तर हो गया सकर्मक। मोहन छत पर हिंदी पढ़ रहा है, या सोहन छत पर पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? निर्जीव। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। निर्जीव में सकर्मक और सजीव में अकर्मक। यह सकर्मक अकर्मक को पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका है, और प्रश्न ज़्यादातर इस ट्रिक से हल हो जाते हैं। अब सजीव का अर्थ यह है कि जैसे कोई जीव जंतु उत्तर में आ जाए या कोई मनुष्य उत्तर में आ जाए तो उसे आप सजीव मानेंगे, लेकिन कोई फल आ जाए या कोई वस्तु आ जाए तो उसे आप निर्जीव मानेंगे। जैसे जल में मछलियाँ तैर रही है, तो ये जीव जंतु है मछलियाँ, तो ये है सजीव, इसमें उत्तर मानेंगे आप अकर्मक। वह आम खाता है, तो ये फल वस्तुएं ये सब निर्जीव में जाएगी। तो आम क्या है? निर्जीव। उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी क्या है? जीव जंतु, सजीव हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? निर्जीव। उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। रोहन क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? निर्जीव। क्रिकेट निर्जीव है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो सजीव और निर्जीव से आप जल्दी पहचान सकते हैं। ये मुझे जो ट्रिक अच्छी लगती है वैसी ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको कोई और तरीका याद है तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। ये केवल परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के तरीके हैं। जो मेरे हिसाब से मुझे बेहतर लगा वो मैंने आपको बता दिया। आगे जो आपको पता है आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्या से क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें। उत्तर में यदि सजीव शब्द आया तो अकर्मक क्रिया, निर्जीव आया तो सकर्मक क्रिया। जैसे रीना पानी पीती है। क्या पीती है? पानी। तो पानी क्या है? निर्जीव, तो सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार छत पर कौवा बैठा है। क्या बैठा है? कौवा। कौवा क्या है? सजीव, तो उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यह सबसे शानदार तरीका था। तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये मैंने कर्म के आधार पर आपको क्रिया पढ़ा दी है। अगली क्लास में संरचना के आधार पर क्रिया पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना जितना वीडियो को देखेंगे मुझे ये पता लगेगा कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और आगे मुझे और भी वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। तो आपका साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। संरचना के आधार पर क्रिया उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।